नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बजट पेश हुआ। निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश किया, जिसकी सराहना खासतौर पर मिडिल क्लास ने जमकर के सराहना की। 12.75 लाख पर टैक्स की छूट दे दी गई। ये मुलाजमों की बात है। 12 लाख तक आम व्यक्तियों को टैक्स की छूट दी गई, जिसका सभी लोगों ने तहे दिल से शुक्रिया किया और ये तारीफ के काबिल भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बजट पर प्रयत्न किया गया था कि मिडिल क्लास लोगों को पैसिफाई किया जाए, जो पिछले लगातार 6-7 बजट से खुद को निराशा में महसूस कर रहे थे। कैंसर की दवाई सस्ती हुई, पिछले 4 साल की IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे, ये भी एक नया प्रोविजन है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS से 50,000 से 1 लाख कर दिया गया। ये बजट के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि बजट में क्या खास था। लेकिन अब देखिए, इस बजट पर भी जम्मू कश्मीर में सियासत हो। जम्मू कश्मीर में जो विपक्षी दल है, उनका ये कहना है कि जो चुनावी नतीजे 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके जो नतीजे आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं था। हालांकि 29 सीटें ली तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती, नहीं बना पाई है। विपक्षी दल कहते हैं कि इस बजट में जो केंद्र सरकार ने हाथ खींचा है, वो विधानसभा के चुनावों के नतीजों के चलते ही है। हालांकि आपको बताते चले, 25-26 के लिए 41,000 करोड़ रुपया दिया है, जो 24-25 की अनुमान के लगभग बराबर ही कहा जाता है। और अगर हम बात करें पुलिस बजट की, 9,000 करोड़ के करीब है, जो 8,000 करोड़ था। लेकिन विपक्ष को यह अवसर मिल गया है। विपक्ष निरंतर इस बात पर जोर दे रहा है कि ये जो बजट में कटौती की गई है, जो उनका आरोप है, वो इसलिए की गई है कि जो रिजल्ट आए थे वो बीजेपी के फेवर में नहीं थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर में यूटी में सरकार नहीं बना पाई है, इसलिए बजट से गुस्सा निकाला जा रहा है। चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सोनू, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे, सरबजीत की बात करेंगे, जगदीप सिंह की बात करें, इमरान नबी डार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान नबी डार अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन बाकी सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सोनू जी, जिस तरह की स्टेटमेंट आई है, शुरुआत आप ही से करते हैं, उसको आप कितनी सच्चाई समझते हैं? देखिए विनोद जी, ऐसे है कि जो आम बजट पेश किया गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इस बजट से जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी जी, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ एक नई सरकार बनी थी, काफ़ी देर के बाद चुनाव हुए थे और सरकार भी यूटी में बनी है। और मोदी गवर्नमेंट का जो पहला बजट था, जो तीसरी पारी का पहला बजट हम कह सकते हैं, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन इस बजट में जो उम्मीदें थी लोगों की, उनके ऊपर पानी फिरा है। बताइए इसमें है क्या? एक बात कह जाते हैं जी, 12 लाख रुपया सालाना आय पे हमने टैक्स माफ कर दिया जी। ठीक है, टैक्स तो माफ कर दिया, लेकिन ये बताइए आपने 12 लाख रुपया सालाना कितने लोगों की आय बनाई है पिछले 10 सालों में? किन लोगों को इस हैसियत में रखा है कि वो टैक्स दें या ना दें, वो अलग बात है। पहले 12 लाख कमाने की बात आज कीजिए। आज किस नौजवान के पास एक जरिया है कि वो साल का 12 लाख रुपया कमा सकता है? आज तो इसके ऊपर लाले पड़े हैं। इस बजट पर बात होनी चाहिए थी महंगाई की, उसके ऊपर कोई बात नहीं है जी। आप देखिए, एक सबसे बड़ी बात है यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, आपने लग्जरी आइटमों के ऊपर तो टैक्स नहीं लगाया। बच्चे का पेन खरीदने के लिए आपने टैक्स लगाया हुआ है। बच्चे जो नौजवान हैं, उन्होंने अगर मतलब फॉर्म भरना है किसी के लिए, किसी पोस्ट के लिए, उसके लिए आपने पैसे रखे हैं, लेकिन फिल्में आप फ्री दिखा रहे हैं। और वो फिल्में आप फ्री दिखाना चाहते हैं जिससे आपको वोट बैंक का फायदा होता हो। ये बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें इसमें करने योग्य हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने किसानों की बात ही कोई नहीं की। जो किसानों के साथ वादे थे, किसान क्रेडिट कार्ड की बात, हाँ, नहीं मैं आ रहा हूँ, हाँ, लोन बढ़ाया क्या गया है? किसान का लोन, कर्जा ले लीजिए, 3 से 5 लाख कर देंगे। और किसान रो क्या रहा है विनोद जी? यही तो बात है, वो दे रहे हैं कि 3 से आपका कर्जा 5। ये पता क्या हुआ? हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, वरना आपका महीना 30 से 40 दिन में कर देंगे। हम महीना 30 से 40 हो गया ना, महीना 40 दिन का बढ़ा दिया गया। आपने लोन माफ करने की बात नहीं की। किसी किसान को उसने बैंक से 50,000 रुपए लिया गाय भैंस खरीदने के लिए,
गाय भैंस मर गई, उसका 5 लाख बन गया, वो सल्फास खा के वो फंदा लगा के मरने के लिए तैयार है किसान, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। पूंजीपतियों के आप लोन माफ कर रहे हो, लेकिन आप बढ़ा क्या रहे हो किसान का? 3 से 5 लाख रुपए कर्जा ले लो, कर्जा ही बढ़ा रहे हो ना। किसान की आय क्यों बढ़ाने के ऊपर बात क्यों नहीं की? सबसे बड़ी बात एमएसपी ऊपर बात क्यों नहीं करते? अब एक बात और है, पहले कुछ को लोग कहते रहे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, वो नहीं मिली। कई सत्ता में आए, उन्होंने कहा हम 1 लाख नौकरी देंगे, आज 100 दिन हो गए, उसके ऊपर भी बात नहीं। जो चलो उनके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं यूनियन कैबिनेट के ऊपर ही हम बात करते हैं। आप बताइए, आपके किए हुए वादे आपने पूरे कर दिए? आपने महंगाई पर अंकुश लगा दिया, आज महंगाई पर ऊपर बात क्यों नहीं करते? आज तेल पेट्रोल की कीमतों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसके ऊपर प्रावधान कहां है? और सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही आपको कह दिया, डायमंड खरीदने के ऊपर शायद 5% जीएसटी है, तो लेकिन पेन कॉपी पेंसिल के ऊपर कितनी जीएसटी है? कितने % वो जाजिया टैक्स आप ले रहे हैं? उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? हर बार सरबजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये किसान नेता है, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, यूटी अध्यक्ष भी हैं। सरबजीत जी, सोनू जी तीखे शब्दों में कह रहे हैं किसानों की अनदेखी की गई, लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये है सरबजीत जी कि विपक्षी कह रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं विधानसभा के चुनावों के, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं थे, इसलिए केंद्र सरकार ने थोड़ा सा बजट देने में कंजूसी की है। क्या कहेंगे? 2 सवाल एक साथ आपसे पूछे मैंने। सरबजीत जी। विनोद जी, मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं। सोनू जी ने जो सवाल उठाए हैं, शायद इनको मालूम नहीं है, पिछली बार से 660 करोड़ रुपया ज्यादा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है। और जहां तक किसानों का सवाल है, किसानों के लिए 200 से ज्यादा स्कीम्स, जिनके लिए एक पैकेज 2 साल पहले दिया था 5013 करोड़ का, ये कह रहे हैं कि किसानों को कोई मदद नहीं है। किसान जो भी चीज खरीदना चाहे 80% से लेके 90% तक उसके ऊपर सब्सिडी है। आप कह रहे हैं कि किसान गाय खरीदना चाहता है, किसान अगर गाय खरीदना चाहता है उसके ऊपर 40,000 रुपया सब्सिडी है। फिर किसान सड़कों पर क्यों है? किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है? सब खरीदना चाहता है उसके ऊपर एक यूनिट के ऊपर 16,000 रुपया सब्सिडी है। आप दूध के लिए अगर जाते हो, आपको 40,000 से लेके 2 करोड़ रुपया सब्सिडी। आप क्या करना चाहते हो? मैं कहता हूं कि किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने किया है, शायद ही किसी ने किया हो। और यहां जम्मू कश्मीर, बदलता जम्मू कश्मीर का जो आज सपना केंद्र सरकार और यहाँ के लोगों को आज एहसास हो रहा है। आप मुझे बताइए, क्योंकि डिटेल में मालूम नहीं है, 200 से ज्यादा स्कीम्स हैं। आप फ्लोरिकल्चर, आप हार्टिकल्चर, आप बागवानी करते हो, 30 लाख रुपया अगर आप लेते हो तो 24 लाख रुपया सब्सिडी है। आप ड्रैगन फ्रूट लगाते हो, आप अमरूद लगाते हो, उस पे 30 लाख के यूनिट पे 24 लाख रुपए सब्सिडी है। आप मशरूम लगाना चाहते हो, 67 लाख रुपए की स्कीम है, उसमें 38 लाख रुपए सब्सिडी है। लेकिन सोनू जी का प्रधानमंत्री और सरबजीत जी, सोनू जी का कहना है कि आज भी किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों है, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है सोनू जी का। देखिए, जम्मू कश्मीर की यहां तक बात है, यहाँ कोई भी किसान ने कभी आंदोलन नहीं किया है। छोटी मोटी बात लेके राजनीतिक जो हमारे पार्टियां हैं वो जरूर शायद रोड पे कभी कभार मैं देखता हूं 10-20 लोगों को लेके आती होंगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितना किसानों को सब्सिडी नहीं, डायरेक्ट पेमेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 50 गाय लेते हैं ना, सब्सिडी बाद में आती है। 28 लाख रुपया पहले आ जाता है जो उसने शेड बनाया, वो डायरेक्ट मदद है, सब्सिडी नहीं है। गाय तो बाद में लाता है, वो 50 गाय का यूनिट है। इसी प्रकार अगर 200 गाय का यूनिट है तो उसके ऊपर गाय उसकी बाद में आती है, शेड बनता है, उसके ऊपर 52 लाख रुपया उसके अकाउंट में आता है। तो जितना जम्मू कश्मीर के किसानों के प्रति केंद्र सरकार का जो हमेशा से एक अपर हैंड रहा है और चाहते हैं कि यहाँ के किसान वो यहाँ हार्टिकल्चर का ज्यादा काम है, हार्टिकल्चर में 100 से ज्यादा स्कीम्स हैं। इसी तरह हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर जाते हैं तो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। जगदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जगदीप जी से हम जानना चाहते हैं। सरयू जी, जगदीप जी भी हमारे साथ नहीं होंगी। जगदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप जी, आप, मुझे लगता है आपका कैमरा थोड़ा ब्लर आ रहा है, उसको साफ कर दीजिए। और सवाल मेरा ये रहेगा, वाकई में आपको भी लगता है कि बजट में खुन्नस निकाली गई है क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाई है? क्या ऐसा लगता है आपको, जैसे विपक्षी आरोप लगा? विनोद जी, जी प्रणाम। आपके दर्शकों का अभिनंदन। इससे पहले कि मैं बताऊं कि इस देश का रवाडा मीडिया किस तरीके से एक बार फिर से मोदी का स्तुति करने में मसरूफ है, मैं बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय स्तर की ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसने करीब करीब 6 दशकों तक इस देश को आकार दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे एक तरह के जो एथिक्स है उन पे बने रहना होगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके इस चैनल पर भाजपा का किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बैठकर ये कह रहा है कि किसान विरोध नहीं कर, और ये कहने की कोशिश हो रही है कि भाई साहब जो किसान बैठे हैं यही वो शख्स है जिसने पिछली मरतबा एक डिबेट में ये भी कह दिया था कि भाई साहब वो तो कांग्रेस के लोग बैठे हैं, किसान थोड़ी। डल्लेवाल साहब आज एक बुजुर्ग जो कैंसर से पीड़ित है, आज एक लंबा अरसा जिसका शरीर जो है वो जवाब दे चुका है, देश भर के लाख से ज्यादा किसान वहां एकत्रित हैं, उसके बावजूद ये कहना ये बड़ा शर्मनाक है। जिस आदमी ने कंधे पर कभी फवाड़ा ना लिया, हाथ में हल ना पकड़ी हो, वो किसानों का दर्द क्या बताए। अब मैं जरा बजट पर आता हूं। सीधी और साफ बात, दो टूक शब्दों में 42,277 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। और देखिए मीडिया की, आप, मैं क्या बताऊं क्या सोच है, क्या तरीका है मीडिया। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी आदत नहीं है अपनी बीच जो में किसी फिगर को है उसको इंटरप्ट करने वापस की। लो। पहले सुन लीजिए भाई साहब, आपको मिर्ची लगेगी, 160 आपको मिर्ची लगेगी, पहले सुन लीजिए। मैं बात कर दूं विनोद जी? क्लैरिफाई करें ना, ज्यादा दिया है पिछली बार से। मैं बता रहा हूं, कैसे कह रहे हो कम दिया? उछलना बंद कीजिए ना भाई साहब। आप क्यों बीच में खामखा क्यों बीच में घुस रहे हैं? जब मैं बोल रहा हूं बात सुन लीजिए, फिर बोलिए। फिर अपनी मैं बता रहा हूं 42,277 करोड़ रुपया कम दिया है। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट फिगर। 42,277 करोड़ रुपया कंपेयर 24-25 के कम दिया है। और मीडिया कह रहा है कि संशोधित अनुमान जो है वो ज्यादा है। अरे आप किस सरकार से तवक्को करते हैं, किस प्रधानमंत्री से तवक्को करते हैं जो अपने फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ इंडिया को कहता है कि आप गैर भाजपाई प्रदेशों में बजट को कम कर दीजिए? ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये इस देश का फॉर्मर फाइनेंशियल कमिश्नर जो है उसने कहा है। तो आप मुझे बताइए, आपने जम्मू कश्मीर को तो सजा दी, विपक्ष अगर कह रहा है तो उसके पीछे विनोद जी बहुत जेन्युइन कारण है। लेकिन जब आप मुझे दूसरी टर्म में मौका देंगे तो मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ भी बताऊंगा। जगदीप जी, आपको वाकई में लगता है कि खुन्नस निकाली गई है रिजल्ट की? देखिए, आप इस खबर की मैनेजमेंट देखिए, हेडलाइन मैनेजमेंट देखिए, संशोधित अनुमान से ज्यादा है। लेकिन मैं बता रहा हूं 42,277 करोड़ रुपए पिछले बजट से कम है। पुलिस को दिया है, लेकिन पुलिस तो पहले ही होम डिपार्टमेंट के अधीन है। तो भाई साहब आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया है, आप ये बताइए। और किस बात की सजा दे रहे हैं आप कि आपकी सरकार नहीं बनी यहाँ पर? यही आप करते आए पूरे देश के अंदर, और यही आपने यहाँ भी किया है। ये तो दिख रहा है। आप अपनी फिगर को दुरुस्त कर ले। पिछले साल जो 2024-25 का बजट था, जगदीप जी आप सुन लीजिए, 2024-25 का जो बजट था 42,277 रुपए का, जो इस बार मिला है, जो आंकड़े बता रहे हैं वो 41,604। हाँ, अब मिला है। तो आप मुझे फर्क बताइए ना, 2024-25 में कितना है? 41,604। और आप जब कंपैरेटिवली इसको देखेंगे तो एग्जैक्ट जो फर्क आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिग्निफिकेंट डिप जो है वो 12,000 का है। आप मुझे बताइए, इसमें जो 8,600 करोड़ पुलिस को दिया है वो आप ऐड नहीं कर रहे हैं। ये 2024 का है भाई। पुलिस डिपार्टमेंट जब होम डिपार्टमेंट के पास है, इसलिए आपका कम हो रहा है। कमाल है। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो होम डिपार्टमेंट साहब, उसको क्यों ऐड करना चाहते हैं आप? वो कैसे आपने जम्मू कश्मीर को दे दिया, पहले ये बताइए जरा। तो होम डिपार्टमेंट क्यों जोड़ रहे आप जम्मू उसको? कश्मीर की नहीं है, जब वो अधीन जम्मू कश्मीर के नहीं है सरकार के, जम्मू कश्मीर सरकार का उस एलोकेशन से लेना देना कोई नहीं है, तो आप उसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये मुझे बता दीजिए जरा। जी जगदीप जी, मतलब मैं वही बता रहा हूँ विनोद जी, जो उन्होंने पैसा दिया कि ये मैनेजमेंट, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के बजट को आप जम्मू कश्मीर सरकार के बजट के साथ जोड़कर नहीं देख सकते। जम्मू और किसानों की बात करना कश्मीर बंद बाहर कर दीजिए, निकाल आपके रहे मुंह से शोभा हैं। नहीं। ऐसा नहीं है, ये तोड़ मरोड़ के आप मत बोलिए, उसमें ऐड कीजिए फिर बात कीजिए। सोरेन ऐसा नहीं है कि वो दर्शकों को क्या मूर्ख बनाना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस का बजट जो है वो होम बजट बहुत के अच्छा जरिए ही बजट आना था, विनोद जी आया है, क्योंकि आपने एक और अच्छी वाली लोगों को स्टेट को राहत झूठी मिली बना है। दिया। 12 लाख तक टैक्स फ्री किया है, और अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो 12,75,000 रुपया बनता है। अगर वो LIC कहीं और इन्वेस्ट करता है तो 12,75,000 रुपया, जो बहुत बड़ी छूट है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि आम जनमानस को इतनी बड़ी राहत मिलेगी टैक्स पे। देखिए ऐसे है विनोद जी कि सियासत तो आज नहीं पहले भी होती रही है, तो आज भी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत जिसका नाम है सियासत, सियासत हर तो मुद्दे पर होगी। सियासत होगी, अब उसको कोई रोक नहीं देखिए सकता। ऐसे है, जो बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे वो बजट को सराहेंगे। सहराएंगे, और जो अपोजिशन के लोग आएंगे वो इसके ऊपर नुक्ताचीनी करेंगे। जी। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, इस पर कोई पर्सनलाइज होना नहीं चाहिए। बट यहां तक बजट की बात है, एक बात तो है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए से कम बजट जो है जम्मू कश्मीर को पिछली बार की तुलना मिला है। इसमें सच है, गलत झूठ तो नहीं है ना कोई। हाँ, जहां तक उन्होंने कहा जी पुलिस के लिए मिला, ठीक है, पुलिस ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से पुलिस से होम मिनिस्ट्री देख रही है, तो उन्होंने खुद उनको बजट दिया है। अब जो जम्मू कश्मीर सरकार ने काम करना है वो 41,000 के ऊपर काम करना है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ठीक है जी। बाकी सारा पुलिस का है, बाकी वो सारा सेपरेट है, वो और 325 जितना भी होगा वो उसके हिसाब से वो काम करेंगे। अब आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। इसमें इन्होंने हेल्थ करना है, एजुकेशन करनी है, सोशल वेलफेयर, सब चीजें हैं, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं, जो भी है वो करना है। लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई हैं दोनों, जगदीप जी भी हैं, मेरे सरबजीत जी भी हैं। इन्होंने बात की अभी इन्होंने कहा जी किसान जो खरीदे वो 80% उसको, लेकिन किसान जो बेचना चाहता है अपनी, उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। किसान अपनी फसल बेचना चाहता है, वो सरकार को कहता है MSP दे दो, कहते नहीं जी हम फसल का तय नहीं करेंगे, फसल का मूल्य जो तय करेंगे वो बड़े बड़े करोड़पति अब दो तय करेंगे। चलिए मैं उससे भी बाहर आता हूँ। अब इन्होंने कहा था किसान की आय जो है, सरबजीत जी आप सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं मेरे भाई सरबजीत जी, खुद भी किसान है, चलो मेरे पूर्वज किसान थे, मैं तो नहीं, मैं जवाब दूंगा इनका। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 200 स्कीमें हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं दावे के साथ, आप बताइए आम किसान को इन स्कीमों का कौन सा लाभ मिला? आम किसान को इस स्कीमों से क्या मिला? अगर ये सब कुछ है, किसान खुदकुशी क्यों कर रहा है विनोद जी? कोई वक्त था कि जब कोई बात खेती बाड़ी करता था उसको रिश्ते की तंगी नहीं होती थी। आज मैं दावे से कह सकता हूं कोई नौजवान लड़का अगर वो खेती बाड़ी कर रहा है, बागबानी कर रहा है, उसको रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि लोग कहते हैं इसमें ये खेती जो है इससे हमारी बच्ची को वो पाल नहीं सकेगा। नंबर 3, यहां मैं नौजवानों की बात अब करूंगा, किसान की हो गई, नौजवानों, आपने नौजवानों के साथ क्या किया? आपने उस दिन बजट पर जो सेशन बुलाया था, मैंने उस पर भी कहा था, ये कहते हैं हमने स्टार्टअप जो स्कीम 5 करोड़ 2 करोड़ से 500 करोड़ कर दी। आप मुझे बताइए, जो नौजवान जो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, वो ये कहती, बैंक कहती है 10 लाख से ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए मॉर्गेज दीजिए 10 लाख। तो 10 लाख तक वो लोन लेता है, वो तीसरे महीने डिफॉल्टर हो जाता है। उसकी वजह है इन्होंने शर्तें कर रखी है, आपको 30% सब्सिडी मिलेगी नौजवान को, लेकिन उसको 8 लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए 10 लाख में खुद का रोजगार कमाए, 8 लोगों को रखे, ये पता क्या बात है? वो है कि जो छाननी में पानी लाने के लिए कहते हैं। अगर वाकई आप नौजवान की करना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं गारंटर बनती जी? क्यों नहीं बनती सरकार गारंटर? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं मेरे भाई सरबजीत जी, आपने किस डीसी को जाके पूछा, आपके किस विधायक ने डीसी से जाके पूछा कि डीसी साहब बताइए पिछले 1 सालों में आपके डिस्ट्रिक्ट की बैंकों ने कितने नौजवानों को स्टार्टअप के लिए लोन दिया? कितने गरीब नौजवान उस लोन में आए? वो नहीं है। आपने कभी सरकार ने पूछने की कोशिश की? मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी कहना चाहता हूं, 100 दिन हो गए आपको सरकार किए हुए, क्या आपने किसी डीसी से पूछने की जरूरत की कि आप बताइए कि आपने पिछले 1 महीने में कितने नौजवानों को स्टार्टअप का लोन दिया है? ये नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, सबके सब लोग। चलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये दुआ तो देते हैं जीने की, लेकिन दवा देते हैं मरने की। दुआ जीने की देते हैं, दवा मरने की देते हैं। 10 लाख आप नौजवान को देते हो और उससे लिखा के लेते हो, तो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करेगा, एफिडेविट देते हैं, तो किसी और स्कीम में नहीं जा सकता। और इस 10 लाख रुपए में वो बेचारा ना घर का रहता ना घाट का रहता है,
तो वो कहां से अपना रोजगार चलिए करेगा? सर, एक बड़ा सर, सवाल है, इस सर, पर जवाब सर, दीजिए। सरबजीत जी उन्होंने कहा कि ठीक है आप 80% सब्सिडी देते हैं कुछ चीज खरीदने पर, जब वो अपना अनाज बेचने की बात करते हैं तब उनका मूल्य जो है वो कहते हैं कि अंबानी अडानी तय करते हैं। दूसरा उन्होंने जो लोन की आप बात करते हैं, देखिए विनोद जी, ये एक ये अपोजिशन का एक विरोध है। हाँ, जब भी वो भी ठीक है। ये कहीं चैनल ठीक पे है। कोई भी बैठता है तो अडानी अंबानी लेके आ जाते हैं। अब जो इन्होंने काले कानून बनाए थे, जो इन्होंने नारे दिए थे, केंद्र सरकार वही तो लाना चाहती थी। आज ये एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज काफी ज्यादा फसलों पे ऑलरेडी सेट हो चुकी है, कुछ फसलें ऐसी रह गई हैं वो भी ये जो जिन पे उनको इनका मुनाफा पूरा नहीं होता, दौर चला वहां एक वही रह गई। उत्तेजित किया। जो हमारे लोग बाहर बैठे थे वो एक मतलब पॉलिटिक्स वहां पर की गई, वो जो किसानों को भड़काया गया। आज आप एमएसपी की बात कहते हो, जब कानून लाया एमएसपी का फिर आपने विरोध किया, तो आपने ये लाया ही। डबल स्टैंडर्ड तो नहीं ना चलेगा। जब उसको उस दायरे में ला रहे थे तब तो कह रहे थे जी किसान सारे भड़क गए हैं। देखिए पंजाब और हरियाणा की मैं थोड़ी सी बात आपको बता दूं, हर घर का एक नौजवान फॉरेन में बैठा हुआ है। मैं टेक्निकल बात बताता हूं क्या थी, वो सारे फॉरेन में बैठे हुए हैं, उनको पता है वहां मंडियां हैं, हमारे आधार कार्ड लगे हैं, हमारी जमीन पे 2 ही फसलें वो चाहते हैं, क्योंकि वो खुद खेती करना 90% लोग छोड़ चुके हैं। वो सब लोग कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई फ्रांस में है। वो ये एक जो चक्कर में सड़कों ना पर आज पड़ते बैठे हैं, ये उनको कहां से भड़काया आए गया हैं? कि भाई यूगोस्लाविया आपकी से आए जमीनें हैं? अडानी अंबानी ले जाएगा, ऐसे ऐसे कहां से आए हैं? जो- इंडोनेशिया जो- से आए हैं? एक मिनट, जो भड़काने वाले थे आप सुन लीजिए। नहीं, मेरी तो मेरी सुन उनको लीजिए। इतना कि हमारा ये जो आज सड़कों पर बैठे हैं, ये जकार्ता से आए सूजी हैं और कनक या जापान से देखो, आए हैं? कहां से आए हैं ये लोग? क्या बात करते हो आप? इतने समझदार बात सुन लीजिए ना। हैं, किसान धान से- हैं, आप कहते हो कि ये धान बाहर से बैठ। और मैं आपसे दो पूछता फसलें, हूँ, वो ये जो दो सड़कों पर लेना लोग चाहते बैठे थे, ये कहां से आए हैं? वो लेना चाहते थे और आधार कार्ड लगा होता है, जो मंडी का एजेंट होता है, जिसपे वेंडर होता है, उसको पता है कि इसका आधार कार्ड लगा है, वो यूएसए में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहीं पर भी है, उसके अकाउंट में पैसे चले जाते थे। तो वो वहां फॉरेन में काम कर रहे थे। वो चाहते नहीं थे कि हमारी जो जमीन है उस पर और ज्यादा कुछ किया जाए। उनको यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एमएसपी ला रहे हैं इसमें और ज्यादा फसलें आए, तो हम लोग तो बाहर बैठे हैं। वो एक ऐसा कनेक्ट हो गया काम, जिसकी वजह से और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा, आम आदमी पार्टी ने उसमें बहुत ज्यादा राजनीति की। और आज जब आप एमएसपी की बात करते हो तो वही तो कानून थे एमएसपी के, और क्या था। आज मैंने भी जमीन अपनी ठेके पे दी हुई है और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं अरे भाई मैं जिस गांव से हूं, जहां मैं रहता हूं वहीं पर मैं रहता हूं, मैंने क्यों नहीं देखा हुआ। मैं आज भी सुबह इनके घर के पास मेरी खेती है, मैं वहां गया था, 2 घंटे वहां लगा के आया हूं। ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे बोल देते हो। ठीक है, कोई आदमी बिजनेस भी करता है, व्यापार भी करता है, गांव से उठ के हम लोग आए हैं, तो गांव से अगर उठ के जमींदारी में, आज देखिए आज ये सही बात है कि अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको कोई लड़की भी नहीं देता है। लेकिन पिछले 3-4 साल से इतना सुधार हुआ है, आप मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी भी किसान ने, अगले दिन फिगर में पढ़ रहा था 80% किसानों की आत्महत्याएं रुक गई हैं। 80%, जो आप यहाँ चैनल में बैठ के कह रहे हो ना, 80% किसानों ने आत्महत्याएं करनी बंद कर दी है। ये मध्य प्रदेश की बात है, राजस्थान की बात है, यूपी की बात है। हमारे जम्मू कश्मीर में किसान आत्महत्या नहीं करता था, ना ही पिछले दिनों में कोई की है। लेकिन चूंकि चलो जगदीप जी आपके पास जोड़ते एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार तो फिर स्वागत है। सीधा जगदीप सिंह जी के पास चलते हैं, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के। जगदीप सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो रहा हो? क्योंकि हम जितने भी अर्थशास्त्रियों से मिले हैं, जिस सेक्शन से भी मिले हैं, उन्होंने इस बजट की तारीफ किया है। और हम अब जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। विनोद जी, पहली तो बात बड़ी शालीनता के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, एक्चुअली मैं ईमानदारी से भी ये कहना चाहूंगा कि
जब आप किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए बेशर्मी की सारी हदें लांघ जाए तो फिर कहने को कुछ बाकी बचता नहीं। 47% इजाफा हुआ है किसानों की सुसाइडल रेट में, और यहाँ पर जो आंकड़े मेरे पास हैं, 48 फार्मर्स हर दिन इस देश के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। और ये भाई साहब यहाँ चैनल पर बैठ के कह रहे हैं कि किसानों की आत्महत्या की जो रेशो है उसमें फर्क आ गया। एक प्रदेश की बात करके कुछ एक दिनों का आंकड़ा देके जब आप ये बात कहते हैं तो ये बहुत शर्मनाक है, बड़ी निर्लज्जता है। और ये निर्लज्जता का वो अमृत काल है जहां पर बैठ के आप जो कहना चाहें कह दीजिए, क्योंकि आपका मुंह पकड़ने वाला कोई नहीं। अब विनोद जी, मैं 2-4 बातें और बड़ी ईमानदारी से आपको बता दूं जिससे आपको पता लगेगा कि इस देश के हालात क्या है। पहली तो बात आप समझ लीजिए, इस प्रदेश की सबसे बड़ी अंग्रेजी की अखबार डेली एक्सेलसियर लिखता है कि 1207 करोड़ का जो है वो कट लगा है इस फाइनेंशियल बजट में। ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए, अभी शायद मेरे भाई को पता नहीं होगा जो भाजपा के मित्र यहाँ बैठे हैं कि एक हफ्ते के बाद न्यू इनकम टैक्स लॉज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, को सहलाया गया है, थप्पड़ अभी पड़ना बाकी है एक आम आदमी के मुंह पर इस सरकार के जरिए। और मैं जरा कुछ आंकड़े बता दूं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये लोग बताएं। इस साल हमने 11,37,000 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ ब्याज भरा है विनोद जी, और अगले साल ये रकम 12,75,000 करोड़ हो जाएगी। और रेवेन्यू रेशो हमारा 10.5% का है। जो ब्याज हम भर रहे हैं उसका रेशो 12.5% है। तो पहले तो ये समझ लें कि आपने इस देश को किस अंधकार में धकेल दिया है। अब जरा थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिएगा ताकि मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दूं। मार्च 2014 में 53.11 लाख करोड़ रुपया जो था वो टोटल डेबिट था, टोटल कर्जा था इस देश के ऊपर। 2022 में ये 136 लाख करोड़ हो जाता है। अब उसके बाद आप देखिए, हर एक इंडियन के ऊपर अगर मैं इसी औसत को लेके जाऊं तो 18.7% का कर्जा है भाई साहब। और आप यहां बैठकर अगर रुपयों में गिनेंगे तो 2014 में एक आम हिंदुस्तानी के कंधों पर 43,124 रुपए का कर्जा था, जो आज 2024 में 1,09,373 रुपये हो चुका है। तो आप पहले ये बता दीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाई साहब हमारे किसानों के लीडर, कि भाई साहब आज इस देश का किसान पिछले 1.5 साल से सड़कों पर क्यों बैठा है? क्यों आपने सड़कों के ऊपर कील गाड़ रखे हैं, बड़े बड़े सीमेंट के आपने पोल लगा रखे हैं? आप आंसू गैस के गोले ड्रोन से क्यों दाग रहे हैं उन पर? और क्यों इस देश के किसान को देश की राजधानी में नहीं जाने दिया जा रहा? ये वो सवाल है जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। चलिए नबी डार साहब, विदेशों की इमरान नबी डार साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेट आए हैं। इमरान साहब आपका स्वागत है। आई एम ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेल इमरान साहब, ये आरोप लग रहे हैं कि जो रिजल्ट आए हैं वो मनमाफिक नहीं आया बीजेपी के विधानसभा के चुनावों के तहत, ये तारिक आमिर साहब कह रहे हैं। उसके चलते जो बजट था 2024-25 का 2025-26 में कम दिया गया है 1200 करोड़ रुपया, ये जगदीप जी कह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको नबी डार साहब? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो एम्फेसिस इस बजट पे है वो ज्यादा मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर पे डाला गया है। मतलब प्राइवेट जो गवर्नमेंट का एक फर्ज होना चाहिए था कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को और मजबूत करना, एक सोशल सिस्टम जहाँ पे सोशलिस्टिक सिस्टम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा मदद मिल रही है अनफॉर्चुनेटली इस सरकार में जी। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा मदद मिल रही है तो एक गरीब जो जिसको आप मिडिल क्लास बोलते हैं या लोअर इनकम क्लास, उनकी तरफ तो मुझे लगता है इस बजट में खासकर, चलिए जो टैक्स स्लैब है वो तो ठीक हुआ, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के नजरिए से देखेंगे मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को नुकसान ही हुआ, मतलब कोई फायदा मिला नहीं इस बजट में। ये समझ नहीं आ रहा है कि 1,000 या 1,200 करोड़ का जो अमाउंट था पिछले साल जो एक्स्ट्रा मिला था, इस बार क्यों उसको रिड्यूस किया गया। ये अभी तक हमको समझ नहीं आया कि
कोई जो हॉर्टिकल्चर को लेकर जो हमने डिमांड की थी कि हॉर्टिकल्चर एक जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की, उसको लेकर क्यों कोई स्पेशल कोई इन्वेस्टमेंट या कोई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस नहीं की। जो यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि जो ट्रेन आई, एक डायरेक्ट ट्रेन का अनाउंस होना चाहिए था बिटवीन श्रीनगर टू दिल्ली की, जो हमारा प्रोड्यूस यहाँ पे सड़ जाता है उसको वहां दिल्ली के मार्केट और बाकी मंडियों तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया। टूरिज्म को लेकर जो बाकी डेस्टिनेशन, शायद 50 डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई हुई है पूरी कंट्री में, उसमें जम्मू कश्मीर में से किसी सिटी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। या कोई जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जिसकी हम बात करते हैं जहां मोर एम्फेसिस डाला गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को मुझे लगता है ज्यादा मिला, वो मिला बिहार को। अब क्योंकि वो मैं मानता हूं बिहार में इलेक्शन है, इसी वजह से बिहार में ही सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा इस टाइम पे बिहार की तरफ ही जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर को क्या मिला? आपको ये भी मालूम होगा कि इस टाइम पे जो खजाने हैं खाली हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, जो पैसा होना चाहिए था वो है नहीं। और लोग इस टाइम पे, एक तो मेजर 2 इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट, और दोनों ने कमर तोड़ दिए हैं जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की। तो उसको एड्रेस करने के लिए भी कोई ऐसी स्कीम इनिशिएट नहीं की गई। तो ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग ही बजट है, जम्मू कश्मीर के आम और गरीब जनता के लिए कोई फायदेमंद नहीं। चलिए सोनू जी, इन्होंने कहा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस बजट को लेकर के, लेकिन जब आप 12 लाख पर इनकम टैक्स मिलता है तो जम्मू में तो एम्प्लॉइज हैं, जम्मू में भी लोग हैं जो 12 लाख तक कमाते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए ऐसे है कि जब आप इनकम टैक्स की बात करते हैं कि उसमें रिबेट मिल गया है 12 लाख रुपया पे तक, है ना, अभी उसमें कोई गड़बड़ है ना जो ये नया इनकम टैक्स ला बनने जा ना, साथ में नहीं ना है, मैं यही कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब आपने कहा 12 लाख, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के कितने लोग हैं जिनकी आमदन है, अगर आप जम्मू कश्मीर पे बात करें तो वो साल की 12 लाख रुपया है। मुझे पहले ये एक डाटा फिगर आप निकाल लीजिए, मुझे नहीं लगता 10-12% लोग होंगे, वो उससे भी कम होंगे। जहां तक आपने मुलाजिम की बात की है, मुलाजिम बहुत सारे इससे कम तनख्वाह वाले भी होंगे, इससे कम तनख्वाह वाले पहले ही होंगे मेरे हिसाब से। चलो अगर कोई है उनको फायदा है, लेकिन एक बात तो उसमें बड़ी क्लियर है ना, मैं पहले ही कहता हूं आप 12 लाख कर दीजिए, अच्छी बात है, पर आपने ये कदम उठाए हैं कि लोगों की आय जो है वो 12 लाख तक पहुंच जाए। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए किसके साथ बात करें? आज जम्मू कश्मीर का नौजवान एक दोहरी चक्की में पिस रहा है। दोहरी चक्की में इसलिए कह रहा हूं, एक वो थे जो कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देश में देंगे, लोगों ने उनको भी चुना। एक नए आए, उन्होंने कहा 1 लाख नौकरी हर साल देंगे, लोगों ने उनको भी चुना। अब कसूर किसका है? अब पिस कौन रहा है? जम्मू कश्मीर का नौजवान। अब पिस कौन रहा है? जम्मू कश्मीर का आम आदमी। अब मुझे आप बताइए कि आज परेशानी किसकी है? नौजवान की परेशानी है ना, कि वो रोजगार के लिए, अब देखिए अब फंसे कहां पर हैं हम। बीजेपी कहती है हमारी सरकार नहीं बनी, हम दे नहीं सकते, तो जिनकी सरकार बनी है वो कहती है हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब मुझे बताइए नौजवान कहां जाए, आम आदमी कहां जाए? अभी मेरे भाई हैं डार साहब भी कह रहे थे कि खजाना खाली है, सब कुछ खाली है। भाई एक बात तो इसमें बड़ी क्लियर है ना, जब हमने वोट मांगे लोगों से, वोट मांगे ना लोगों से, हमने लोगों को वादा किया, हमने लोगों से ये वादा किया सिलेंडर बिजली 200 यूनिट करेंगे, तब तो पता था ना आपको अब यूटी के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब इससे ये तो हम कह नहीं सकते कि आप हमसे मांगो नहीं, ये नया मुद्दा इशू हो गया है। मैं क्लियर सच बात कह रहा हूं। अब बीजेपी को जम्मू के लोगों ने वोट दिया, नौजवानों ने भी वोट दिया बीजेपी के। अब जो वो उनसे पूछने जाते हैं वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं बनी, भाई सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। अब जब वो पूछते हैं, अब जैसे डार साहब ने कहा ये सरकार का ये बयान होता है, अब मुझे बताएं ये नौजवान कहां जाए, ये जम्मू कश्मीर का नागरिक कहां जाए जो इन दोनों की बात में आके वोट डाल गया था। लेकिन एक बात और है विनोद जी, अपने लिए तो 1 मिनट लगाते हैं, एमएलए के लिए नई गाड़ी आनी थी, कोई चूंचा हुई नहीं, 1.5 मिनट में गाड़ियां नहीं आ गई। चीफ मिनिस्टर साहब के लिए ठीक है, उनका पैरोगेटिव है, उनका मतलब वो कर सकते हैं, उनके लिए तो गाड़ियों का फ्लीट नहीं, लग्जरी गाड़ियों का नया आ गया। तब किसी ने नहीं कहा खजाना खाली है या भरा है। तब जो 90 एमएलए ने कहा 5 और भी बनने वाले हैं, 6 तारीख को शायद कोर्ट का फैसला आएगा, उनके लिए भी गाड़ियां आएंगी। तब तो कोई बात नहीं ना करता, तब कोई नहीं कहता नहीं टॉप मॉडल छोड़ो यार मुझे बेच दे दो। तब किसी एमएलए ने कहा बात बुरी है, कड़वी है लेकिन बुरी लगेगी। आप नौजवान को एक चक्की में पिसा रहे हैं ना, नौजवान को कहते हैं। आप बताइए नौजवान कहां जाए? जिन नौजवानों ने उम्मीद की
जिस मेरी बहन ने 1500 की पेंशन के लिए उम्मीद करके वोट डाली, वो कहां जाए? चाहे उसने बीजेपी को डाली, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाली। हमें हराया लोगों ने, सर माथे पे परवान, हमारी बात उनको नहीं पसंद आई, हम यकीन दिलाने में कामयाब नहीं हुए। आप हुए, आप 200 यूनिट बिजली फ्री तो देनी पड़ेगी ना, आपने वादा किया, और जब आप वादा करते हैं तो वादे को पूरा करना। ये बात नहीं हो सकती कि जनाब कि वहां ड्यूटी है कि जब आपने 2 जगह पर वोट मांगे, माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले कहा मैं लड़ूंगा नहीं इलेक्शन, फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 2 जगह वोट मांगे, टोपी डाल के वोट मांगे कि मुझे दीजिए मैं तकदीर बदलूंगा, तो भाई फिर वो तकदीर कहाँ है? इसलिए हमारे डार साहब डिरेल हो गए थोड़ा सा, लेकिन सवाल तो बनता है कि आपने मैनिफेस्टो में वादा किया, आपको पता था यूटी है और यूटी किस पैटर्न पे बनी है, आपको झांकना पड़ेगा दिल्ली की तरफ, ये भी आपको पता था। अब आप क्या जवाब देंगे ये सोनू जी की बात का? और सोनू जी की बात अगर देखें, सोनू जी के जी, सोनू जी मैं आपके सवाल का जवाब जी, मैं जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है, मैं इनको बस कुछ इनको बोलना चाहता हूं कि जब उमर साहब आउटरीच करते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, जब उमर साहब आउटरीच करते हैं यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के साथ, तो यही पीडीपी के लीडर्स चला रहे होते हैं, देखो जी उमर साहब है टोन डाउन, उमर साहब ने अपने आप को भेज दिया। अब ये बोल रहे हैं कि देखिए इनको समझना पड़ेगा, इनमें समझना आपको पड़ेगा, हम समझ चुके हैं, आपको समझना नहीं, पड़ेगा। अब मुझे फूलों से जिंदगी चल नहीं सकती बनावट के फूलों से, आपको ये जवाब देना पड़ेगा। हमने किसी को जहाज से पकड़ के नहीं उतारा कि आप दिल्ली में जाके बात ना कीजिए, प्राइम मिनिस्टर से बात कीजिए, हम कब कह रहे नहीं कीजिए। या तो फिर कोई मसला ऐसे मैंने आपकी बात में इंटरफेयर नहीं किया, तो आप भी प्लीज शांति से मेरी बात सुनिए, आराम से बैठ प्लीज बैठा ही हूं। सो आपका कहना दुरुस्त है, इस टाइम पे जो हमने वादे किए, हमने कहीं पर ये नहीं बोला कि हम अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। अभी 3 महीने हुए हैं, ठीक है, 3 महीनों में आप हमको फांसी पे नहीं चढ़ा सकते हो। 3 महीने हुए और आपको मालूम है कि सर्कमस्टेंसेस क्या है। 5 साल का मैंडेट है हमारे पास, और आप ये, मैं आज आपके शो में ये बोल देता हूं कि अभी तक जो 2-3-4 इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो पहले ही 2 महीनों में इस उमर साहब की सरकार ने हल किए। बाकी रहा जो बिजली का मसला है, वो हमने कैटेगरी उमर साहब ने खुद बोला है कि मार्च से जितना आप कोशिश करेंगे ना, मार्च से जो 200 यूनिट की बात है वो मार्च से स्टार्ट होगी। राशन का जो मसला है 10 किलो का, वो देखिए प्रॉब्लम 10 साल की जो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में बेड़ा गर्क किया है पूरे इकोनॉमी का, पूरे सिस्टम का, पूरे एक प्रोसेस को, पूरे डिपार्टमेंट्स को डिसमेंटल करके रखा है। कोई निजाम सीधे नहीं है। आप देखिए हर कहीं कई प्रॉब्लम है, चाहे आप देखिए आज एक भराज ऑफ इश्यूज इस सरकार के सामने आ गए। अगर इन इश्यूज को एड्रेस किया होता पिछले 10 सालों में, शायद ये इश्यूज हमारे सामने नहीं होते, क्योंकि इन्होंने अंडर द कारपेट रखा बीजेपी वालों ने। वोकेशनल ट्रेनर्स जो है, डेली वेजर ले लीजिए, सीआईसी ऑपरेटर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ बहुत सारे लोग का मसला है। मतलब लेकिन डॉक्टर साहब उमर साहब को तो इतना पता ही था, इतने सारे मिसाइल्स हैं, उमर साहब को इतना पता ही था, उमर साहब को इतना तो पता था इतने सारे मिसाइल्स हैं, तो हम कैसे यूटी के चीफ मिनिस्टर बन के करेंगे क्या? बिल्कुल, आप मैं वही बोलना चाहता हूं जी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब फिर झूठ बोल रहे हैं। फिर क्या होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में झूठ बोला? जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहां आके सिर्फ एक जगह नहीं 2 जगह, जम्मू में और श्रीनगर में इलेक्शन रैली में उन्होंने बात कही, उन्होंने वादा दिया लोगों को, उन्हें बोला कि इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। परसों जड़मू इनॉग्रेशन में भी मोदी साहब ने बोला कि हम जल्द से जल्द ये करेंगे। वहां से होम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में बोला है, सुप्रीम कोर्ट की भी क्लियर कट डायरेक्शन है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों तड़पा रही, क्यों यहाँ पे स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह है कि यहाँ स्टेटहुड रोके जा रहे हैं, क्यों इन सब चीजों के पीछे? ये सवाल तो आप बीजेपी से पूछे ना। अगर आपको पॉपुलिस्ट मेजर्स करने हैं, ये पॉपुलिस्ट मेजर्स, ये आपको भी मालूम है। डॉक्टर साहब सरबजीत जी से सवाल पूछ लेते हैं, आपको भी मालूम, चलिए आपका भी अपना ओपिनियन है जी कि कितने लिमिटेशंस होते हैं यूपी सरकार में जी, तो यूपी सरकार के लिमिटेशन चलिए में काम करना और स्टेट में काम करना जमीन आसमान का फर्क है। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकूंगा। सरबजीत जी, आप दिल्ली से दिल की दूरी दूर करने की बात तो करते हैं, आप खुद सोचिए
कि ये लंबे अंतराल के बाद 2014 के बाद 2024 में पॉपुलर गवर्नमेंट चुन करके आती है, कुछ हल्का सा पैकेज आप दे देते इनको, चुनी हुई गवर्नमेंट को, बजट में काम करने के बजाय इन्हांस करते आप। जी सरबजीत जी, आप सरबजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया शायद। जी नहीं, मुझे तो म्यूट नहीं है, आनी हाँ, चाहिए आवाज। अब आई, अब आई ना, हेलो, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मैं आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सब स्ट्रक्चर जो यहाँ का था उसको तोड़ दिया। शायद ये सोए हुए हैं, पिछले 10 साल में शायद इनको यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको बड़े बड़े हाईवे, बड़ी बड़े टनल, जितने बड़े काम यहाँ हुए हैं, वो आपने नहीं बनाई, में भी जाने लगी वो है। आपने नहीं बनाई, मेरी बात सरकारों के काम है, और यहाँ पर काम नहीं है। शांति जो लाई है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, आपके बजट श्रीनगर बनाया, में वो कोई बोलिए तिरंगा उठाने वाला नहीं था। आपने ये सच बात है, आपने ऐसे हालात बनाए थे, वहाँ 1 लाख से ज्यादा नौजवानों की हत्याएं करने में बने हैं, रोड है, ब्रिजेज है, टनल्स है। अरे सुन लीजिए, सरकार की देन है, आपको कोई देन नहीं। सारी आपके जो मुख्यमंत्री कहाँ भाग गए थे, यहाँ मरने के लिए लोगों को छोड़ गए थे। 5 साल के बाद वो इंग्लैंड में यहाँ वापस आए, जब आपके पास सारी लोगों ने यहाँ झेला। आप बस और जब वो बेचारे 5 साल के बाद वापस लाते हैं, 96 में आए, आज 2024 ऐसे ही ये 10 साल का जो हमको दौर था, बख्शो, ये शांति 1990 को छोड़ो, का 2025 की बात करो और आज की केंद्र बात की करो। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अरे आपके सुन पास लीजिए ना, बोलने के लिए कुछ नहीं मैं होता थोड़ी है, आप आपके जाते बीच हो बोला था। 1990 में। भारतीय जनता क्या पार्टी की बकवास लगा सरकार के और रखा है? केंद्र की सरकार ने जहां शांति लाई है, हमारे बॉर्डर पे रोज फायरिंग होती थी, आपको पता है, रोज लोग पलायन करके पीछे आते थे। जम्मू कश्मीर का क्या हालात थे, डाउन के क्या हालात थे, तबाह बर्बाद कैसे नौजवानों को और यहाँ पे आके पत्थर और गोली दी हुई हम थी, नहीं कैसे हमारे वेल्थ फोर्स पे और फिर जा रहे हो हमले करते थे, 35 साल पीछे। ये सब भूल गए आप मुझे बताओ 2025 अरे पिछले 10 साल में ये हालात बने के नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी फोटो के साथ लोगों ने वोट डाले। ये चेंज जो आई है पिछले 10 साल में, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, हो गया, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। आप कहां सोए हुए हैं, आपको ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहे। आज ट्रेन आप कह रहे हैं कि ट्रेन श्रीनगर में आप डिमांड कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये आपके यहाँ हॉर्टिकल्चर के लिए ट्रेन चले। सरबजीत जी और डार साहब का कहना है कि आपके प्रोजेक्ट नहीं है, पुरानी हुकूमतों के प्रोजेक्ट है ये। यहाँ सेपरेटिस्ट और जो भी प्रवक्ता आता था वो हमेशा तोड़ने की बात करता था। चलिए जगदीप जी से जानना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार जगदीप जी आप सुन रहे हैं मुझे, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये जो अगर आपके मुताबिक कहा जाए कि बजट को कल्टेल किया गया है, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा क्या है? यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मंशा है? आप किस मुंह से यहाँ बोलिए पार्टी को जगदीप जी। सोचते हो, शायद आपको मालूम ही नहीं है। और यहाँ रही बजट की बात, बहुत अच्छा बजट आया है, 12 लाख रुपए का एक टैक्स स्लैब और सैलरी निवेदन करूंगा, ये आपका शो है, आप ही को यहाँ पर अनुशासन बना के चलिए जगदीप जी से सवाल पूछा मैंने। जगदीप जी आप जवाब दीजिए। जगदीप जी आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, ऐसे कैसे कंटिन्यू करूं मैं? चलिए बोलिए। चुप ही नहीं होंगे ये लोग तो कैसे? चुप हो गए। चलिए, मेरा तीनों पार्टिसिपेंट्स को निवेदन है, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना है, तो आप बराए मेहरबानी इंटरप्ट ना कीजिएगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कम से कम उनको तो कुछ ईमानदारी से हम परोस दें, कुछ उनको सच्चाई बता दें, या आपस में इसी तरीके से एक दूसरे को वो गिने चुने आरोप, वो रिगिंग हो गई, वो विदेश भाग गए, जब ये तमाम वही बातें गिनी चुनी आप करोगे, तो फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जगमोहन साहब को किसने भेजा था, तब 85 जो सांसद थे वो किसके थे, क्यों आरएसएस ने जगमोहन को एक्सरसाइज किया, क्यों यहाँ पर पहले दिन जो है यहाँ पर 450 नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया। चलिए क्यों मीरबाज उमर थोड़ा डिटेल हो जाएंगे हम अपनी, तो फिर ये डिटेल कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे था कि इंटेंशन क्या है? मेरा सवाल जगदीप जी ये था कि इंटेंशन क्या है दिल्ली, उस बात का लबोलबाब क्या है उसे समझना पड़ेगा। नहीं, पीडीपी कहती है, मेरा सवाल ये था। आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि अगर पीडीपी कहती है कि जब तक तैरना नहीं आएगा आप पानी में उतर जाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि भाई साहब जब तक मैं पानी में नहीं उतरूंगा तैरूंगा कैसे?
बात को समझना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाजपेयी साहब के जमाने में गठबंधन किया था और एक अच्छा अनुभव रहा है उनका, लेकिन आज जो भाजपा है वो वाजपेयी साहब वाली भाजपा नहीं है। ये किस तरीके के लोग सत्ता में है ये देश जानता है। तो पहले तो ये समझ ले। दूसरा, 1277 करोड़ रुपए कम कर दिए गए जम्मू कश्मीर के बजट से, 1277 करोड़ ये अमाउंट है। तो पहले ये समझ लीजिए कि आपने इतनी कटौती क्यों की है, उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आप यहाँ के लोगों को सजा देना चाहते थे आपको सत्ता में ना लाने की, वही आपने किया। अब ये बीच में बोलेंगे, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको सुन चुका हूँ, सुनिए। आपने वही किया जो आप तमाम गैर भाजपाई प्रदेशों में करते हैं, और आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो जातियां की हैं उसका हिसाब आने वाले वक्त में इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास आपसे मांगेगा। आपने एक बने बनाए राज्य को यूटी बना दिया। आपने एक ऐसे प्रदेश के अंदर जो जम्मू कश्मीर भारत का ताज माना जाता था, उसकी हालत ये बना दी कि एक अपना चुनाव 1.5 लाख वोटों से हार गया यह आदमी हम लोगों के सर पे सवार होके अपने मन माने तुगलकी फरमानों के साथ सत्ता को चला रहा है जी। चीफ मिनिस्टर को पूछा नहीं जाता, मौके की सरकार को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया जाता। लोगों की चुनी हुई एक सशक्त जनादेश वाली सरकार को जब आप प्राथमिकता नहीं देंगे, और वही आपने पूरे देश में किया। जहां आपकी सरकार नहीं होती, आप ऐसे ऐसे लोगों को गवर्नर बनाकर भेजते हैं जिनका अपना जो मानसिक संतुलन है और उनका जो IQ है वो एक औसत दर्जे के आदमी से भी कम होता है। उन लोगों का सिर्फ एक काम है, वन टाइम एजेंडा है कि कैसे लोगों की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जाए, कैसे उन लोगों के खिलाफ। मैं विनोद जी आपको पूछना चाहता हूँ जी, परसों अयोध्या में एक बच्ची का शव मिला है जिसकी आंखें निकाल दी गई। आप सोच सकते हैं इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए उस राम नगरी में क्या होगी। जब पश्चिम बंगाल में एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ, एक डॉक्टर के साथ, पूरी भाजपा वहां पर तमाशा करने पहुंच गई। अब क्यों नहीं बोलते ये? बजट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का सत्यानाश करके रख दिया लोगों ने। आज 1277 करोड़ रुपए की कटौती की है इन्होंने, और पुलिस को दिए हुए पैसे खाते में गिन के बता रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये तो इनका आपका क्या प्रतिक्रिया है? जगदीप पांडे ने बताया कि देखिए ऐसे है कि मेरा सवाल था जी, ऐसे है जी, जो मैंने कहा था। अब सरबजीत जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल जो था वो बीजेपी से भी बराबर था। सुनिए, अब ये है कि मेरा सुनिए सरबजीत जी सुन लीजिए, मैंने जो सवाल किए थे वो बीजेपी से भी बराबर सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो है ही है बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए भी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ उनकी सरकार है। वो अलग बात है कांग्रेस सरकार में नहीं है, मिनिस्ट्री में नहीं है, लेकिन गठबंधन उनका पूरा है। तो मेरा सवाल तो बीजेपी भी से था, क्योंकि जम्मू सूबे के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। जहां मैं रहता हूं वहां से तो वोट बीजेपी को मिला है। मैंने भी चुनाव लड़ा था तो लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। तो सुनिए मेरी सुन तो लीजिए। नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई जनता जनार्दन है जो उनका फैसला सर माथे पे। पर मेरा एक फर्ज बनता है, जिन लोगों ने मेरे हक में वोट किया था मैं उनकी आवाज इस चैनल पे उठाऊं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं भी, आपने भी कहा था जगदीप जी, आपकी सरबजीत जी, आपकी पार्टी ने भी कहा था अगर हम सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपया पेंशन लगाएंगे। आपने कहा था भाई, हमने थोड़ी कहा। और सुन, आप ये परेशानी अब सुन तो लीजिए, जब आपको लोगों ने मैंडेट दिया है तो प्रश्न आपसे भी पूछा जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछा जाएगा। चलिए कांग्रेस भी है कहीं ना कहीं बेचारी, चलो कहती मैं सत्ता में हूं, अच्छे लोग मुझे नहीं मालूम है नहीं है, लेकिन कागजों में सत्ता में है, इनसे भी सवाल पूछा जाएगा। अब बात एक और है बड़ी अहम, यहाँ अलायंस की बात चली। मैंने कहा मेरे भाई हैं डार साहब, उन्होंने अपने तरीके से बात की, भाई हम तो हैं कि हम इन मसलों के हल के लिए आपके साथ हैं। हम 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए, जो हाँ हमारे साथ की जरूरत है हम आपके साथ हैं। आपके जो वादे थे उनको पूरा कीजिए, क्योंकि जनता ने आपको वोट किया है। लेकिन बीजेपी का भी एक रोल बनता है सरबजीत जी। आप बजट की कटौती हुई है ना 1200 करोड़ की, जब मानिए सच है, क्यों नहीं मानते हैं आप कागजों को भी झूठ लाते हैं।
और तीसरी बात ये है जो तैर नहीं जाएगा वही डूबेगा। जो सुनिए 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 सुनिए, ये जगदीप जी को संबोधित कर रहे हैं। मैं अपनी सुनते नहीं है ना, मैं क्या करूं, मेरे भाई बड़े हैं मेरे से, डॉक्टर साहब का मुझे पता नहीं मेरे से बड़े हैं कि छोटे हैं, तो दोनों भाई बड़े हैं मेरे से, सुनते नहीं। अब मैं ये कहता हूं, मेरी सुन लीजिए, और मेरी सुन लीजिए भाई, मेरी सुन लीजिए। मैं कहता हूं आप जम्मू कश्मीर की बात करें, आपके पास जो मैंडेट है की बात करें ना, आप भी जाइए ना दिल्ली, आप भी दिल्ली अपने लीडरों से कहिए विकल्प तो हुआ है, आपने गलत पैसे, कम पैसे दिए, उनको ज्यादा दीजिए। आप भी जाइए, जो आपने वादे किए थे वो भी तो पूरी आप ही ने करने हैं ना। आपके एमएलए भी नई गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, वो कहाँ एमसी के एमएलए नहीं है, आपके एमएलए के पास भी लग्जरी गाड़ी आई है। तब कहाँ है बजट आपका, तब कहाँ है यूटी आपकी? आपको भी तो राम सुख सुविधाएं मिली है ना, वो आपने बात नहीं करनी, कांग्रेस के एमएलए को भी मिली है। तो इसलिए आप आइए, इन बातों पर बात कीजिए, नौजवान को रोजगार दीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए, डार साहब दीजिए। चलिए डार साहब से भी कहता हूँ, बीजेपी से भी कहता हूँ, डार साहब और मेरे आप भाई जानना जगदीप जी आपसे चाहते भी कहता हूँ मैं। हैं, डार साहब अगर यही गतिरोध रहा, कन्फ्लिक्ट रही, तो जम्मू कश्मीर की जनता का क्या भविष्य है? हाँ, दिल्ली से पैसा नहीं आएगा, आपका खजाना खाली है, जो वादे आपने किए हैं कैसे पूरे किए जाएंगे? जी डार साहब, आई एम ऑडिबल? मुझे लगता है डार साहब से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जी डार साहब, आई एम ऑडिबल? ऐड ऑन कर ले जी ठीक है, मैं आप इन्हीं की बातें ऐड ऑन कीजिए विनोद जी, इन्हीं को बोलने दीजिए। की जनता ये बहुत इकलौते हैं जो यहाँ बैठ के बस पूरा दिन आकर बस वही अपनी राम कहानी सुनाएंगे, बाकी तो यहाँ घर से मिलने आए हैं ना, अब मुझे बात झूठ बोलने के लिए ये बैठे हैं यहाँ पे। चलिए, मैं डार साहब से पूछ रहा हूँ। इस जनता ने बहुत कुछ सहा है और उन सब चैलेंजेस से निकल के आई है यहाँ की जनता, और आई एम 100% श्योर कि ये जो करंट चैलेंज है इससे भी निकलेंगे। हमको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हमको भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। जो सामने हमको नजर आ रहा है ब्राइट फ्यूचर है। चलिए अभी चैलेंजेस हैं, लेकिन हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। सरकार के पास मैंडेट है 5 साल का, और जिस तरीके से उमर साहब इस सरकार की बागडोर संभाले हुए हैं, मैं आपको पूरा यकीन दिला सकता हूं कि जो वादे हमने किए हैं, 12 गारंटीज और 25 प्रॉमिसेस का आपने मैनिफेस्टो में जी, आज आप ये नाम ये लिख कि जितने भी हमने वादे किए हैं, तकरीबन हम सारे वादों पे अपना खरा उतरेंगे। हमको लोगों के सामने फिर से आना है 5 साल के बाद, और हम इंशाल्लाह लोगों को मौका नहीं देंगे कि कल हम पे कोई क्वेश्चन करे। इसके लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक जैसे फेडरल, उनको कोई मेहरबानी हम पे करनी नहीं है, जैसा बाकी स्टेट्स के साथ उनके रिलेशन है, एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो रिलेशन होना चाहिए, उनको वही रिलेशन जम्मू कश्मीर के साथ रखना है, हमारा भी वही रिलेशन जम्मू कश्मीर के साथ। चलिए आखिरी सवाल जगदीप जी से। जगदीप जी, ऐसे कैसे चलेगा? विनोद जी समय कम है, मैं फिर एक मिनट में मेरे भाजपा के मित्र को थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें। पुलिस का बार बार जिक्र कर रही है, तो 464 करोड़ रुपए का कट वहां भी लगा है, पहले ये समझ लें। और 1277 यानी 1277 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर पुलिस के बजट को निकाल कर बता, कट नहीं लगा है जगदीप। 464 करोड़ का कंपेरेटिवली विनोद जी 464 करोड़। नहीं, ये जो 2024-25 में मिला था 8,665 करोड़ था, अब मिला है 9,326। चलिए विनोद जी दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। बजट अनाउंस होना और बजट एलोकेट होना दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल कौन समझाए, क्योंकि इनका इतना आईक्यू होता है तो ये इतनी बहस नहीं करते यहाँ पे। एलोकेशन में और एग्जैक्ट बजट में जो प्रदान किया जाता है उसमें फर्क जो है वो मायने रखता है। चलिए जगदीप जी, समय का अभाव है। जगदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, शरदीप जी, इमरान नबी डार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।